वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारा फोकस ये था कि हम JKSSB अकाउंट असिस्टेंट में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसको कंसेप्ट अच्छे से समझ लें और हर कंसेप्ट के एंड में हम कुछ मल्टीपल चॉइस करें और जो हमारा कोर्स है इसको ख़त्म होने के बाद हम 300-400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, जिससे हमारे इकोनॉमिक्स के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 मार्क्स के, वो निकल जाएं हमारे सारे। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको खुद ब खुद वहाँ से MCQ निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड में भी मैंने MCQ कुछ रखे हैं और आई होप जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे और आप खुद से वो MCQ कर पाएंगे। तो आज हम अपना चैप्टर डिमांड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारे जहन में ये सवाल आता है कि ये डिमांड है क्या। एक वर्ड होता है डिज़ायर। आप सबको मालूम होगा कि डिज़ायर का मतलब क्या होता है। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा। तो डिमांड भी डिज़ायर होता है एक गुड के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये फ़र्क होता है कि ये डिज़ायर होता है लेकिन इसके साथ साथ आपको एबिलिटी भी होनी चाहिए। यू शुड हैव द एबिलिटी टू पे फॉर इट एंड द विलिंगनेस टू पे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक शू का पेड़ है और आपको शू का पेड़ खरीदना है, तो आप कितने में खरीदोगे? तो आप कहोगे मैंने ये शू का पेड़ 1000 में खरीदना है। तो 1000 में आपने खरीदना है, आपकी विलिंगनेस टू पे है, तो आप उसको 1000 में खरीद रहे हो, तो वो आपकी डिमांड है। या फिर एक और चीज़, जैसे मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास एक पेन है और मैं इसे 5 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, तो इस 5 रुपीज़ के हिसाब से आपको कितने पेन चाहिए? तो आप में से कोई कहता है कि मुझे 10 पेन चाहिए, कुछ कहते हैं मुझे 5 पेन चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्राइस में आपकी पेन की डिमांड है 5, किसी की है 10, तो यही होती है डिमांड। जो कॉमन कंसेप्ट है आप घर में यूज़ करते हो वही है, बट इसमें ये आपको याद रखना है कि डिज़ायर फॉर गुड बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। आपको बस इकोनॉमिक्स में ये याद रखना है, जब भी डिमांड आएगा आपको इसमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि डिज़ायर फॉर अ कम्युनिटी, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे भी आपकी होनी चाहिए डिमांड में। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं गाइस? वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है, ये कॉमन लॉजिक भी है, घर पे भी सबको पता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होती है। उसी तरह से हमारा जब आता है मनी की बात, ये भी कॉमन लॉजिक है, कोई डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब पैसा बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी, जब मनी कम होगी डिमांड भी कम होगी। अब मैंने ब्रैकेट में लिखा है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। कुछ भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो आप रूटीन में घर पे यूज़ करते हो, और मैं आपको नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट गुड्स है वो भी समझाऊंगा आगे। तो जब भी आपके पास मनी इंक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी, जब भी मनी आपके पास डिक्रीज होगी डिमांड भी डिक्रीज होगी। उसी तरह से हमारा आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे कुछ घर में लोग बासमती के चावल खाते हैं तो उनको बासमती के चावल का टेस्ट है। कुछ घर में, मतलब ये हमारा प्रेफरेंस, हम किस चीज़ को प्रेफरेंस करते हैं। जिस तरह से हमारा टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, और जब हमारा टेस्ट कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। कॉमन लॉजिक है। अब ये जैसे पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन भी डिमांड को डिटरमाइन करती है। तो पॉपुलेशन का कंसेप्ट सीधा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी डिमांड इंक्रीज़ होगी। जाहिर सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा टफ बात है नहीं है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी डिमांड इंक्रीज़ होगी, पॉपुलेशन कम होगी डिमांड डिक्रीज़ होगी। आपको इस तरह से याद कर लेना। अगर JKSSB वालों ने थोड़ा पेपर आसान पूछा तो इसी तरह से पूछ सकते हैं कि अगर नॉर्मल गुड्स में अगर मनी इंक्रीज़ होती है तो क्या डिमांड इंक्रीज़ होगी, क्या डिक्रीज़ होगी, तो आपको इंक्रीज़ वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। अब उसी तरह से टाइम भी इसका एक डिटर्मिनेंट है। अब टाइम कैसे डिटर्मिनेंट है इसका मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, जब टाइम फेवरेबल होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से टाइम इज़ फेवरेबल? जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अब सर्दियों के मौसम में हमें गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, तो उस टाइम गर्म कपड़ों का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी। तो टाइम फेवरेबल है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब सर्दियों में आपको कॉटन के कपड़ों की डिमांड तो नहीं ना होगी, अब वो ठंडे कपड़ों की डिमांड नहीं होगी, तो फेवरेबल नहीं है टाइम, तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी उसकी। इसको आपको इस तरह से समझना है। अब ये जो गाइस लास्ट वाला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें बच्चे थोड़े कन्फ्यूज होते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो सब्सिट्यूट गुड्स को कहा जाता है। अब सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जैसे टी और कॉफ़ी होगी, ये दोनों सब्सिट्यूट गुड्स हैं। इसमें यह होता है कि जब टी की प्राइस बढ़ेगी, ये कॉमन लोग हर कोई करता है, ये आप सब घर में करते हो। इसमें जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, ये आप एक ना एक बार ज़िंदगी में कर चुके हो।
ये सब होम साइंस होती है एक साहब की, आपको सब कुछ पहले से पता होता है, बस थोड़ा कंफ्यूज होते हो आप। तो जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स की हम बात करेंगे। जब टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग प्रीफर करेंगे कॉफ़ी को। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। इन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। या फिर प्राइस बढ़ जाएगा अगर कॉफ़ी का, तो डिमांड टी की बढ़ जाएगी। कॉमन सा लॉजिक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब इसी की तरह तरह जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, इसी की तरह कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, एक गुड के बगैर दूसरा गुड चल नहीं सकता, इसे हम कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे बटर एंड ब्रेड, ब्रेड के साथ आपको बटर भी तो चाहिए होता है ना। पेट्रोल एंड कार, जैसे कार का कंप्लीमेंट्री गुड हम कह सकते हैं पेट्रोल है। इसका ये लॉजिक है गाइस, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे पेट्रोल के अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जो डिमांड है ना कार की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसे हम कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अगर एक कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसका जो कंप्लीमेंट गुड है उसका डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, इसे हम कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। बस इसमें जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, इसमें हमने यही समझना है और इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल भी है नहीं है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स कौन से होते हैं डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। इनमें सबसे पहला आ जाता है इनकम इफेक्ट, और इससे MCQ भी आ सकता है। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, अब हमने ये पढ़ना है गाइस। इंक्रीज इन रियल इनकम हमारी जो परचेजिंग पावर होती है, जो हमें इनकम हमारी होती है, जब ये इंक्रीज़ हो जाती है, जब हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसमें मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में जो भी हम पढ़ेंगे ना, आपने अपनी लाइफ में वो किया होगा। जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी, जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस है इन जनरल वो बढ़ेगी, और फॉर द गुड्स विथ रिड्यूस प्राइस इन पार्टिकुलर, और जिन गुड्स का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा पार्टिकुलरली में उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो क्या है इनकम इफेक्ट में कि इनकम जब हमारी इंक्रीज होगी, जब हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जनरल में हर गुड्स एंड डिमांड्स की वो बढ़ जाएगी डिमांड, और जब जिन गुड्स का प्राइस रिड्यूस हुआ है उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। आपको इसमें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स में। आपको हमेशा याद रखना है कि जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स में। ये क्वेश्चन ऐसे MCQ आ भी जाता है कि व्हाट इज़ इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो आपको याद रखना है कि इनकम इफेक्ट है हमेशा नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स में। तो गाइस अब टाइम आ गया है मैं आपको बताऊं कि ये नॉर्मल गुड्स, ये इन्फीरियर गुड्स, ये क्या होते हैं, और इनमें से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो गाइस सबसे पहले नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी कंजप्शन इंक्रीज होती है जब हमारी इनकम या कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे हमारे क्लोथ्स हो गए, हाउस होल्ड अप्लायंस हो गए, जो भी हमारे नॉर्मल गुड्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ, वो जब इनकी कंजप्शन इंक्रीज होती है किसके साथ, जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। आपको ये याद रखना है कि जो नॉर्मल गुड में इसमें इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका ये मतलब है कि जब इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें नेगेटिव रहता है। ये दोनों आपने याद रखनी है MCQ के लिए, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप सब्स्टिट्यूट करना छोड़ देंगे ना, इसलिए इसको हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है या काफ़ी स्मॉल होता है। तो इन्फीरियर गुड्स गाइज, इन्फीरियर गुड्स में ये होता है जब उनकी कंजप्शन डिक्रीज होती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। तो अब आप पूछेंगे कि कौन से ऐसे इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी कंजप्शन डिक्रीज होती है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। जैसे बाजरा हो गया, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस, ये एग्जांपल समझने के लिए बहुत अच्छी है। आप इसके बारे में आपको जब आप ये वाला लफ्ज़ याद रखोगे तो आप एक माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। जैसे कुछ लोग सिगरेट कंज्यूम करते हैं, जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो सिगरेट कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब उनकी इनकम कम हो जाती है तो वो सिगरेट से इन्फीरियर सिगरेट पे शिफ्ट कर लेते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में BDB कहते हैं। तो आप समझे इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी कंजप्शन डिक्रीज हो जाती है, और इसमें इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। आपको याद रखना है इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी इनकी कंजप्शन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम अच्छे गुड्स पे, हम सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके काफ़ी सारे आप लोग होंगे जिनके घर में राशनी चावल खाए जाते हैं, जो राशन से चावल आते हैं। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो ज़रूरी है आप राशनी चावलों से बासमती चावल पर शिफ्ट कर लेंगे। तो जो ये राशनी चावल है ना, ये एक इन्फीरियर गुड्स में आ जाएगा, और बासमती चावल हम कह सकते हैं वो सुपीरियर गुड्स में आ जाएगा।
तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल्स लिखी थी ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम समझते हैं ना तो जब पेपर में आती है तो ये माइंड में स्ट्राइक कर जाती हैं। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इन्फीरियर गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स में क्या पढ़ा हमने कि इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स भी इंक्रीज होती है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है। उसी तरह से हमें इन्फीरियर गुड्स में क्या पढ़ा, इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से एक प्राइस इफेक्ट होता है। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर परचेज द वे कंज्यूमर परचेज ऑफ गुड एक्स चेंज व्हेन इट्स प्राइस चेंज, मतलब जब किस तरह से जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है गुड एक्स को वो चेंज होगा जब उसको प्राइस चेंज होगा, प्राइस बढ़ने से क्या चेंज आएगा उसके गुड के खरीदने में। तो अब गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें एक लॉ ऑफ डिमांड, हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, क्या होता है गाइस लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने प्राइस के साथ पढ़ा। आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि ये रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितनी हमें क्वांटिटी डिमांड है और जो प्राइस है उस कमोडिटी का, इसके बीच में रिलेशन शो करता है। अब ये रिलेशन क्या शो करता है या हम एग्जैक्टली कहें कि क्या डेफिनेशन क्या है, तो ये कहता है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जो कांस्टेंट रहती हैं। एक क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का मतलब कोई भी चीज़ होता है, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो उसको कमोडिटी कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेज, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होगी, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, जब प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। अगर मैं थोड़ा उल्टा बोल गया हूँ तो भी आप समझ लेना। वापस से बता दूँ आपको, जब प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो अब आपको इसमें एक बात, ये लॉ ऑफ डिमांड काफ़ी बेसिक है, आपको बस ये याद रखना है कि इसमें हम सिर्फ प्राइस की बात करते हैं, सिर्फ प्राइस की बात करते हैं, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब प्राइस के अलावा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो जो डिटरमिनेंट्स हमने पढ़े थे, मनी, प्राइस ऑफ आर रिलेटेड गुड्स, ये जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं इनकी बात हम नहीं करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। हमारा लॉ ऑफ डिमांड में सीधा सीधा प्राइस से लेना देना है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो ये भी कहा जाता है द लॉ होल्ड्स अंडर सेट्रस पैरिबस अजम्पशन। अब ये सेट्रस पैरिबस अजम्पशन क्या है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि सेट्रस पैरिबस अजम्पशन क्या होता है। सेट्रस पैरिबस अजम्पशन का मतलब यही है ऑल अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड रिमेन अनचेंज्ड, मतलब जितने डिटरमिनेंट्स हमने डिमांड के पढ़े हैं, इससे पहले हमने पढ़े थे ऊपर, कहाँ पढ़े थे, ये डिटरमिनेंट्स सारे हमने पढ़े थे, मनी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, टाइम, ये सारा क्या है, ये सब कांस्टेंट रहता है, हमारा सिर्फ प्राइस से लेना देना है। तो दिस लॉ होल्ड्स अंडर सेट्रस पैरिबस अजम्पशन दैट इज ऑल अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड रिमेन अनचेंज्ड। और डिमांड और प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। इन्वर्सली रिलेटेड आपको मैंने बता दिया कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होगा डिमांड ज़्यादा होगी। तो गाइस हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल में प्राइस दिया गया है शर्ट्स का। जब 800 रुपया प्राइस था शर्ट का, तब क्वांटिटी डिमांडेड थी शर्ट की 8, ठीक है। जब 600 रुपया हो गया प्राइस, तब 15 हो गया। इसी तरह से जब 400 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 30 हुई। तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है। प्राइस जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम जब प्लॉट करेंगे तो एक साइड हम ग्राफ बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे एक साइड हम प्राइस रखेंगे शर्ट्स का, ये हमने रखा है प्राइस, ये प्राइस जैसे देखो इंक्रीज़ हो रहा है 100 से हमने 900 तक लिख लिया, और इसी तरह से यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हमने लिखी है। देखो गाइस जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे डिक्रीज़ होता जा रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे तो डायग्राम में हमें ये दिखेगा कि जैसे जैसे हमारा प्राइस डिक्रीज़ होता जा रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। जैसे 800 रुपये में हमें 8 शर्ट्स मिल रही थी, उसी तरह 700 में हमें कितनी, इस तरह से जैसे जैसे हमारा प्राइस डिक्रीज़ होता जा रहा है ना, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। बस इस डायग्राम का ये मतलब होता है, आपको ज़्यादा इस फिगर पे कंसंट्रेट करना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इसका जो हमेशा डिमांड की जो फिगर होती है ना, इसका हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है, आपको बस ये याद रखना है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड में, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है, जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता, कुछ एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड की। अब ये क्या एक्सेप्शंस है,
देखो गाइज, ये है पहला हमारा एक्सेप्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। देखो कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है कि कॉन्टिन्यूस जो इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस में, ये ड्यूरेबल कमोडिटीज़ या हमारी नॉर्मल कमोडिटीज़ जिसकी हमारा ज़रूरत होती है, उनका कॉन्टिन्यूस प्राइस इंक्रीज़ हो रहा होता है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जब कंटिन्यूस इंक्रीज होता है प्राइस में, वो चीज़ें खरीद के घर पे रख लेते हैं डिस्पाइट के प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ने वाला है, फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ने वाला है। इसके डर से लोग घर पे होर्डिंग कर लेते हैं और डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ का प्राइस डाउन होने लग जाता है, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, जब किसी चीज़ का प्राइस कम होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब किसी चीज़ का प्राइस डाउन होने लग जाता है, लोग रुक जाते हैं, अपना पोस्टपोन कर लेते हैं परचेज। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस तो और डिक्रीज होने वाला है, हम तब वो खरीद लेंगे। तो यहाँ पे जो ये एक्सेप्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस है, इसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। तो मैं आपको वापस से समझा दूं कि व्हेन कंज्यूमर एक्सेप्ट अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ड्यूरेबल कमोडिटीज, दे बाय मोर ऑफ इट। जब उनको लगता है कि कंटिन्यूस इंक्रीज होगा किसी प्राइस में कमोडिटीज़ के, तो वो ज़्यादा बाय कर लेते हैं डिस्पाइट द इंक्रीज इन प्राइस, जस्ट टू अवॉइड द पिंच ऑफ स्टिल हायर प्राइसेस इन द फ्यूचर। इसी तरह से जब प्राइस कम होता रह जाता है तो लोग अभी रुक जाते हैं, बोलते हैं हम अभी नहीं खरीदेंगे, हम इसका प्राइस और गिरने का वेट करते हैं। जैसे फ़ोन्स का, अभी किसी फ़ोन का 8,000 रुपया प्राइस हुआ, हम बोलते हैं नहीं अगले मंथ इसका 7,000 रुपया गिर जाना है, अगले मंथ इसका 5,000 गिरना है। तो हम इनिशियली 8,000 पे फॉल डाउन हुआ है, 10,000 से 8,000, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें। हम एट द एंड जब ये कोर्स कंप्लीट करा लेंगे, हम आपको 500-600 MCQ भी कराएंगे और उसमें से भी 10 MCQ लग सकते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि हम तो सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। इसी तरह से प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं। अब प्रेस्टिजियस गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कोई पेंटिंग होगी, काफ़ी महंगी पेंटिंग, जैसे कि डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, मतलब जिससे लोग वो चीज़ें खरीदें जिससे उनकी अमीरी दिखे। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन रिच अमीर लोग तो वही चीज़ें खरीदते हैं ना जिनका प्राइस हाई होता है। आईफोन का प्राइस कितना हाई होता है, लेकिन आईफोन की डिमांड भी कितनी होती है। क्या लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फेल हो रहा है ना? तो ऐसे गुड्स जो हमारी अमीरी दिखाएं, जो हमारी वेल्थ को शो करें, जिसे हम शो ऑफ कर सकें, वहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। बिकॉज रिच पीपल बाय सच गुड्स मेनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर हाई। अब इसी तरह से गाइस एक और गुड्स आ गए हैं, गिफन गुड्स। अब ये गिफन गुड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये गिफन गुड्स होते क्या हैं? ये भी एक तरह के इन्फीरियर कमोडिटी होती हैं, लेकिन ये एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये मोस्टली इनको पूर हाउस होल्ड ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और ये उनकी एक इनकम का लार्ज पार्ट भी लेती है। अगर देखो इनमें हमने सिर्फ गिफन गुड्स में आपने ये याद रखना है, इफ़ प्राइस ऑफ सच गुड्स इंक्रीजेज देयर डिमांड आल्सो इंक्रीजेज। देखो इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। गिफन गुड्स में अगर इन गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि गिफन गुड्स में मोस्टली पूर हाउस होल्ड डील करते हैं। प्राइस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज विद व्हेन देयर डिमांड आल्सो इंक्रीज। अगर आपको गिफन गुड्स की एक पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए अच्छे से, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको पूरी अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखें कि गिफन गुड्स में जब गिफन गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, उनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा ना, उन्हें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हेन प्राइस ऑफ गिफन गुड्स इंक्रीजेज देयर डिमांड, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, इंक्रीज, डिक्रीजिंग, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज या ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है, जब उनका प्राइस इंक्रीज होगा उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। और गिफन गुड मोस्टली पूर हाउस होल्ड वाले ही कंज्यूम करते हैं। तो गाइज अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट डिमांड क्या होती है। जॉइंट डिमांड, व्हेन यू नीड टू गुड्स बिकॉज दे वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर। जब आपको 2 गुड्स खरीदने पड़ते हैं क्योंकि वो इकट्ठे ही काम करते हैं और उससे बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को, तो उसको हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। जैसे पेट्रोल एंड कार, आप कार लोगे, आपको पेट्रोल भी चाहिए, तो 2 गुड्स की डिमांड होगी ना। आपको इसमें याद रखना है कि इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स से लिखा रहा हूँ कि जो ये पॉइंट्स है ना, ये डायरेक्ट MCQ में पूछे जा सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है जॉइंट डिमांड की। तो आपको याद रखना है नेगेटिव। ये क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये सब डिमांड में ही आता है, डिमांड एनालिसिस में ही आता है, और हम इसको भी कवर करेंगे आगे वीडियो में।
अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि जॉइंट डिमांड में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। और जॉइंट डिमांड क्या होता है, जब हमें दो गुड्स चाहिए होते हैं और क्योंकि वो इकट्ठे ही वर्क करते हैं, जैसे पेन एंड रिफिल हम कह सकते हैं। उसी तरह से कंपोजिट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड क्या होती है गाइस? कंपोजिट डिमांड होती है डिमांड फॉर अ गुड दैट हैज़ अ मल्टीपल डिफरेंट यूजेस। ऐसे गुड की डिमांड जिसके अलग अलग यूजेस हों, मल्टीपल यूजेस हों। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड की डिमांड होती है। अब लैंड तो सिर्फ फार्मिंग के लिए ही नहीं ना इस्तेमाल होता, लैंड बिल्डिंग हाउसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। तो उस गुड की डिमांड, उस चीज़ की डिमांड, देखो गाइस आप गुड्स में कंफ्यूज नहीं होना। गुड्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खरीदते हैं उसको गुड्स ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो आपको याद रखना है कि ये जैसे डिमांड है लैंड की, ये हम फार्मिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कई बार हम इसको किसी को किराए पे देने के लिए भी रख लेते हैं ताकि वो हमें इससे मंथली पैसे आता रहे। तो ऐसी गुड जिसकी डिमांड के मल्टीपल, जिसकी डिमांड इस वजह से होती है क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। अब उसी तरह से एक आती है हमारी डिराइव्ड डिमांड। अब डिराइव्ड डिमांड क्या होता है गाइस? Derived demand occurs when there is a demand for a good or factor of production resulting from demand of an intermediate good or service। आपको इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं समझ आई, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सीधी सीधी बात आप याद रख लो, एक गुड जिसकी वजह से दूसरे गुड की डिमांड हो। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड है ना, मोबाइल फ़ोन की डिमांड की ही वजह से तो बैटरीज की डिमांड है ना, मुझे उसमें बैटरीज होती हैं। मोबाइल फ़ोन्स बैटरीज के बगैर मोबाइल फ़ोन्स तो नहीं ना चलेंगे। तो डिराइव्ड डिमांड आपको ये याद रखना है, एक गुड की डिमांड से दूसरे गुड की डिमांड निकले तो उसे हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज मोबाइल फ़ोन एंड बैटरीज। उसी तरह से हम पढ़ते हैं ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है। गाइज ऑटोनोमस डिमांड वो होती है जो इंडिपेंडेंट डिमांड होती है, मतलब इसमें एक गुड की वजह से डिमांड नहीं आई या इसकी वजह से किसी और गुड की डिमांड नहीं आई। ये सीधा सीधा ऑटोनोमस डिमांड जो हमारी डिमांड होती है, जैसे फूड की डिमांड है, हमारी शेल्टर की डिमांड है, क्लोथ्स की डिमांड है। अब क्लोथ्स की डिमांड किसी और की वजह से थोड़ी ना आई है, इसकी डिमांड इंडिपेंडेंटली होती है। जिस चीज़ की, जिस गुड की इंडिपेंडेंट डिमांड होती है उसको हम ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं। ऑटोनोमस का मतलब ही इंडिपेंडेंट होता है गाइस, आपको मालूम ही होगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। तो गाइस इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ commodity that a person is willing to buy at a given price of a specific period of time। मतलब इंडिविजुअल डिमांड किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी एक पर्सन उसको बाय करना चाहता है गिवन प्राइस पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पेन 10 रुपये का है, आप इसको कितने का खरीदना चाहोगे? तो आप बोल रहे हो मैं इसको 8 रुपये का खरीदना चाहता हूँ। गिवन प्राइस 8 रुपये गिवन प्राइस है, तो 8 रुपये में आप उसको खरीदना चाहते हो, तो वो आपकी होगी इंडिविजुअल डिमांड। गिवन एंड अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पर डे भी आप खरीद सकते हो, पर वीक, पर मंथ, ये होती है इंडिविजुअल डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या होती है गाइस? मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट ऑल यूजर्स ऑफ अ कमोडिटी आर विलिंग टू बाय। जैसे अब मार्केट डिमांड हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल रख लेते हैं, 20-25 यूज़र्स हैं, तो एक कमोडिटी की सेल हो रही है, एक कमोडिटी बिक रही है। अब 20-15, जैसे हम कोई एग्जाम्पल रखें, 20-15 आदमी ना एक ऐसी प्राइस पे विलिंग है कि वो सारे तैयार हैं कि इस प्राइस में हम ये कमोडिटी खरीदेंगे। जब सारे मिलके तैयार हो जाते हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑल द यूजर्स ऑफ अ कमोडिटी आर विलिंग टू बाय। फिर अगर वही है अवर स्पेसिफिक पीरियड एट अ गिवन प्राइस, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया आप हमें बताएं, हम इसको कमेंट करके बताएं, हम इसको वापस समझाएंगे, आपके लिए वापस लेक्चर बना देंगे। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है गाइस? आपने काफ़ी जगह देखा होगा, जब आप डिमांड एनालिसिस पढ़ते हो तो आपको यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट गाइस जो प्रॉपरली है ना डिमांड एनालिसिस में, प्राइस इलास्टिसिटी उसका एक मेन पार्ट होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमें पढ़नी है, तो हम प्राइस इलास्टिसिटी अभी पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। देखो गाइस, प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन अगर आप चाहते हो तो ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस। साफ शब्दों में एक क्वांटिटी का प्राइस चेंज हुआ 5 रुपीज़ से, मतलब 1% चेंज हुआ उसके प्राइस पे, उस 1% की वजह से कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में। आपको समझ आया? एक कमोडिटी उसके प्राइस में कुछ परसेंट, समझ कर लो 5% चेंज आया, उस 5% की वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना परसेंट चेंज आया, ये होती है परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका एक फार्मूला होता है गाइस, फार्मूला होता है ये जो ईपी है ना, इसका मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है ना।
तो इसका फार्मूला होता है चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। फार्मूला आपको लिखने की ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होता है उनको तो मालूम ही होगा ये। सॉरी, हम सपोज करते हैं, चलो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू पे इसको आपको समझाता हूँ। हम सपोज करते हैं कि जो पहले प्राइस था वो 8 रुपये था, 8 रुपीज़ से अब प्राइस 10 रुपीज़ हो गया, तो प्राइस में चेंज आया 2 रुपीज़, आप याद रखना। और क्वांटिटी डिमांडेड पहले 50 थी और अब 60 है। अब हमने निकालना है पहले कि चेंज कितना हुआ प्राइस में, ठीक है ना। ये जो आपको डेल्टा दिख रहा है ना, इसको इकोनॉमिक्स से हम चेंज इन प्राइस बोलते हैं। तो अब हमने देखना है पहले प्राइस, हमने ये निकालना होता है कि चेंज कितना हुआ प्राइस में। तो पहले 8 रुपये था, अभी 10 रुपये हो गया, तो 8 - 10 करेंगे तो -2 रुपीज़ हमारा चेंज हुआ प्राइस में। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -2 रुपीज़ प्राइस कम हुआ, ठीक है ना। तो अब इस -2 रुपये की गिरावट की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज हुई, पहले 60 थी, अब 50 हो गई, मतलब 10 यूनिट्स हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो अब हमने ये फार्मूला पुट कर देना है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो चेंज कितने का हुआ था क्वांटिटी डिमांड में 10 का हुआ था ना, तो 10 आपने पुट कर देना है। और प्राइस में कितना हुआ था -2 का हुआ था ना, तो -2 आपने पुट कर देना है। तो फिर अब उसका ओरिजिनल प्राइस लिखना है आपने। ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस होता है जो फर्स्ट पे दिया गया होता है 10 जिसका ओरिजिनल प्राइस था, और क्वांटिटी डिमांड ओरिजिनल कितनी थी 50। जब आप उसको कंप्यूट करोगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा 1.0। तो इलास्टिसिटी हमारे आएगी 1.0। तो गाइज ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का। अगर आपको समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको वापस समझाएंगे। बट हमें JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में फोकस करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, बट आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा दिया। आपको बस इतना याद रखना है कि एक प्राइस में एक परसेंटेज चेंज आया, उस परसेंटेज चेंज की वजह से कितना परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में। एक पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है, उसमें 1% का चेंज हो गया। पहले पेन की डिमांड थी 50 यूनिट्स, अगर 1% उसमें चेंज आ गया, उस 1% की वजह से कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी उस पेन की। बस यही होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने इसी का लिखा है। अब इनकम इलास्टिसिटी, इनकम, अब इसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के बाद आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज। देखो हमने पहले इनकम इफेक्ट पढ़ लिया। इनकम इफेक्ट में क्या था कि जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज होती है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है ना। इसमें भी हमने वैसे ही पढ़ना है कि द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स और सर्विस की वो इंक्रीज होती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। कॉमन लॉजिक है गाइज, ये आप सबको मालूम है। आपके घर पे जब इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है ना। उसी तरह से वाइस वर्सा का मतलब इसी का उल्टा। तो इनकम इलास्टिसिटी का यही मतलब है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड द चेंज इन द कंज्यूमर इनकम इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम मतलब है, जो परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में किस वजह से, क्योंकि जिस हमारी इनकम में जो परसेंटेज चेंज हुआ ना, समझ को लो हमारी इनकम 10,000 थी, तो इसमें 4% की बढ़ोतरी होगी। तो 10,000 का 4% कितना होता है 400, तो हमारी इनकम होगी 10,400, 10,400। तो पहले जो हमारी 10,000 में क्वांटिटी डिमांड थी, अब 10,400 में वो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। 4% हमारी इनकम में इंक्रीज आया, उस वजह से कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज होगा, इसको ही हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये जो Y है ना, Y का मतलब इकोनॉमिक्स में इनकम से ही डोनेट करते हैं हम। YED मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। YED दैट मीन्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, इलास्टिसिटी नेगेटिव, इलास्टिसिटी पॉजिटिव, फिक्र मत करो। एट द एंड इसका भी हमने पूरा निकाल के रखा हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है, इलास्टिसिटी पॉजिटिव, इलास्टिसिटी नेगेटिव। आपको बस इतना याद रखना है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि कभी कभी MCQ ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव करके नीचे ऑप्शन होगा, तो आपको पॉजिटिव लिखना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जिस तरह से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, अब हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट का कंसेप्ट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कम्प्लीमेंट्री गुड्स का कंसेप्ट है। अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, देखो एक गुड Y है, एक गुड X है,
गुड वाई की गुड एक्स की हम मान लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इसमें हमने यही देखना है, एक्स वाई सब्स्टिट्यूट गुड से आपने याद रखना है। आप इसको मान लो एक्स टी है और वाई कॉफ़ी है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इंक्रीज हुआ किस में, गुड एक्स में। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी डिमांड नहीं गिरेगी, बल्कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड किसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, गुड वाई की, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स की हम बात करें। सब्स्टिट्यूट में ये होता है अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो हम कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हम कॉफ़ी पे शिफ्ट कर लेंगे ना। तो वही है, जो परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस ऑफ टी में, उसकी 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 वजह से जो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी परसेंटेज कॉफ़ी की, वही होते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। अगर ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी एक्स वाई मतलब दो गुड्स हैं टी और कॉफ़ी, अगर इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी अगर 1 हो, क्या हो, अगर 1 हो, ठीक है, इनकी इलास्टिसिटी अगर 1 हो, गलत साइन बच गया, ओके। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी दो गुड्स की 1 आए, 1 निकल के आए, जैसे हमने ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी निकाली थी ना, उसकी 1 निकली थी, इस तरह क्रॉस इलास्टिसिटी भी निकलती है, यही फार्मूला लगा के। बट आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, तभी आपको मैं समझा दूंगा। क्रॉस इलास्टिसिटी अगर उसकी 1 निकलती है तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है जब आप इसको वर्कआउट करोगे इस प्रॉब्लम को। अगर आपका आंसर 1 आता है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी दो गुड्स की 1 निकलती है, तो वो दो गुड्स सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसी तरह से अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से लेस होगी, 0 से कम होगी, तो एक्स और वाई कंप्लीमेंट्स हैं। मैं सब समझाऊंगा आपको ये क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या कंसेप्ट होता है, मैं आपको इसी के नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब बटन हिट भी कर सकते हो। हम अब ये लास्ट है इलास्टिसिटी आपको मैं समझा रहा हूँ, इनमें से आपको याद रखना है, क्योंकि इसी तरह से आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं। अभी हम लास्ट में इसको एमसीक्यू करेंगे, तो आप ये राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब गाइस हम अब मैंने आपको इलास्टिसिटी बताया था, किसी की 1 निकली थी, किसी की लेस देन 1 निकली थी। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जब भी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी। अब इसका मतलब क्या है, जब एक परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस में, उसकी वजह से इक्वल परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांड में। अगर 4% का इंक्रीज हुआ है हमारी इनकम में, उसकी वजह से 4% का ही इंक्रीज हुआ है हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में, तो वो यूनिटरी इलास्टिक होगी, वो इज इक्वल टू 1 होगी। आपको ये याद रखना है। समझ आया आपको? नहीं समझ आया तो कमेंट करें। व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो इसे हम इलास्टिक कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इलास्टिक मतलब जब 1% चेंज आया प्राइस में, उसकी वजह से मोर देन प्रोपोर्शन, मतलब अगर 1% चेंज आया उसकी वजह से 2%, 3% चेंज हो गया क्वांटिटी डिमांड में, मोर देन प्रोपोर्शनेट, जितना आया उससे ज़्यादा हो गया चेंज, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है ना। और ये ई ग्रेटर देन 1 होता है। मुझे लग रहा है आपको समझ भी आ रहा होगा। अब जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होता है, गाइस आपको याद रखनी है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 हमेशा एक इमेजिनरी होता है, ये एक्चुअल रियल लाइफ में होता नहीं है। अब इसको आपको मैं मतलब समझा देता हूँ। जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होता है तब इसको हम परफेक्ट इन इलास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट इन इलास्टिक। इसमें यह होता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्वांटिटी डिमांडेड सेम ही रहती है, प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, प्राइस जितना मर्जी डिक्रीज हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड सेम ही रहती है। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो रियल लाइफ में नहीं होता है, तो इसको हम इमेजिनरी ही कहते हैं। ये एक तरह से इमेजिनरी ही होते हैं, आपको याद रखना है। जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 हो, इसे हम परफेक्ट इन इलास्टिक कहते हैं। इसमें यह होता है कि प्राइस जितना मर्जी बढ़े या जितना मर्जी कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह से जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है तो हम इसको इन इलास्टिक कहते हैं। इसका यह मतलब है कि लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन एक्सपेंडिचर, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा, बल्कि उसका आधा, उससे कम हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। फिलहाल आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। आपको नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीज़ का। ये जो 5 चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनमें से ही एमसीक्यू आना हो तो इनमें से एमसीक्यू आना होगा तो यही ऐसे ही पूछ लेंगे। जब ई इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है, ई इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है इलास्टिसिटी तो क्या होगा। जब मैं ई बोलता हूँ उसका मतलब होता है इलास्टिसिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो इन इलास्टिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1 होता है, आपको याद रखना है।
ठीक है ना। इस तरह से सब कुछ लिखा है। अब एक और चीज़ है, व्हेन ई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का ये मतलब होता है कि थोड़ा सा चेंज आए ना अगर प्राइस में, तो उसकी डिमांड में डबल चेंज आ जाता है। अगर 10% चेंज, अगर समझ लो 2% चेंज आया ना प्राइस में, तो 4% 6% चेंज आ जाएगा क्वांटिटी डिमांड में। ऐसा भी नहीं होता है रियल लाइफ में, इसको भी इमेजिनरी सिचुएशन कहा जाता है। तो जो दो चीज़ें हैं, ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, ये दोनों इमेजिनरी होते हैं और बाकी तीनों रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, ये जो हमारा है ये जो परफेक्टली इलास्टिक, ये आपको डायग्राम, ये फिगर अगर आपको समझना हो ये, तो इसमें क्या हुआ है देखो, परफेक्ट इलास्टिक आपको मैं समझा भी देता हूँ, समझ करो। जैसे प्राइस है 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, या लिटिल भी चेंज हुआ है, चेंज नहीं हुआ। अब क्वांटिटी डिमांडेड 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ हो गया, क्वांटिटी डिमांड एकदम बढ़ गई है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस सेम है, देखो प्राइस सेम है और क्वांटिटी डिमांड लेकिन बढ़ रही है। ये इमेजिनरी केसेस में ही होता है, ठीक है, आपको याद रखना है परफेक्ट इलास्टिक के लिए। ओके, तो अब हम शिफ्ट, अब गाइस एक टॉपिक छूट गया था थोड़ा, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होता है, ये डिमांड कर्व में हमारा शिफ्ट कैसे होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो होती है ना, ये होती है डिमांड कर्व, पहले भी मैंने आपको फिगर दिखाई थी। डिमांड कर्व को आपने कैसे याद रखना है, ये हमेशा स्लोपिंग, ये इसका नेगेटिव स्लोप होता है, हमेशा नीचे की तरफ होता है, क्योंकि इसका प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उसकी वजह से इसका नेगेटिव स्लोप होता है, आपको याद रखना है। ये ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे नीचे आएगा। अब इसमें शिफ्ट कैसे होता है, देखो इसमें समझ लो हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व ये वाली थी, ओरिजिनल डिमांड कर्व हमारी ये बनी, ठीक है ना, ठीक है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व थी हमारी, ठीक है। अब एक डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगी है, एक डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगी है, तो ये शिफ्ट कैसे हुई, अब हमने ये पढ़ना है, ठीक है ना। देखो इसका रीज़न क्या होता है गाइस, फर्स्ट रीज़न ये होता है, जो देखो इनकम इफेक्ट, सबसे पहला होता है इनकम इफेक्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ इनकम इफेक्ट क्या होता है। जैसे अगर आपकी इनकम, हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर की इनकम फॉल हो गई है, इनकम हमारी गिर गई है। पहले हम बाय कर रहे थे, जब हमारी नॉर्मल इनकम थी, जब हम नॉर्मल बाय कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, प्राइस P2 पे हम Q2 क्वांटिटी ऑफ गुड्स बाय कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, ठीक है ना। प्राइस P2 पे हम Q2 बाय कर रहे थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब हमारे जब उसके क्या हो गया, प्राइस गिर गया, ठीक है ना, या हमारी इनकम कम होगी, हमारी इनकम कम होगी तो हम उसी प्राइस में हम शिफ्ट कर लेंगे, अब हम कम गुड्स खरीदेंगे, अब हम OQ1 खरीदेंगे, क्योंकि हमारी इनकम कम होगी है। जब हम, आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होगी तो लेफ्ट में डिमांड कब शिफ्ट हो जाएगी, जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है। ये शिफ्ट क्यों होती है, जब हमारी इनकम कम होगी तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होगी, जब इनकम हमारी ज़्यादा होगी तो ये राइट में शिफ्ट होगी। फॉल इन कंज्यूमर इनकम सो दैट द कंज्यूमर कैन बाय ओनली OQ1 ऑफ X एट प्राइस OP2, इट इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट। जो आपको मैंने समझाया, पहले हम बाय कर रहे थे OP2 पे OQ2 गुड्स हम बाय करते, OP2 प्राइस है, उस पर हम OQ2 हम बाय कर रहे थे, ठीक है ना। अब हमारी इनकम कम होगी, अब हम जो पहले OQ2 बाय कर रहे थे, अब हम OQ1 बाय करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी है, एडवर्टीजमेंट का भी है, ये आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। तो गाइज हम अब थोड़े MCQs करते हैं, अगर आपको देखें कुछ समझ भी आया है कि नहीं आया, आप इसके खुद से आंसर देने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है गाइज, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, तो बताओ किस पे डिपेंड करती है, हमारे ऑप्शन है प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर होगा, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, एक कमोडिटी की डिमांड किस किस पे डिपेंड करती है, जाहिर सी बात है प्राइस पे तो करती है, प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। इनकम पे भी करती है, रिलेटेड गुड्स पे भी करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। समझ आया, ऑल ऑफ दिस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड में कंफ्यूज नहीं होना। अगर इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड पूछा होगा तो उसका सिर्फ कनेक्शन प्राइस से होगा, बट इन्होंने जनरल पूछा है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, तो इसका हमारा ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा। तो गाइज अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइज ये क्वेश्चन है, गिफन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ। तो गिफन पैराडॉक्स क्या होता है, हमने आपको बताया था एक किस्म का इन्फीरियर गुड्स होते हैं गिफन गुड्स, तो ये किसकी एक्सेप्शन है, मैंने आपको सीधे लिख ही बता दिया था कि
एक्सेप्शन गिवन गुड किसकी है? लॉ ऑफ डिमांड की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड। सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये अभी मैं आपको 6-7 MCQ कराऊंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है आज। जैसे जैसे हम और कोर्स करेंगे एट द एंड हम 500-600 MCQ कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर करेंगे। लास्ट पेपर के भी हम सारे MCQ सॉल्व करेंगे और आप खुद सॉल्व करोगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे। देखो आप जैसे ये है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री गुड राइसिस देन, तब क्या होगा? अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हो गए? हमने पढ़ा है जैसे पेट्रोल का, और ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अगर प्राइस कम्प्लीमेंट्री गुड का राइज होगा, कम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस राइज हो जाएगा। आप समझो पेट्रोल है हमारे पास और हमारे पास कार है, इन दोनों में से हम बोलते हैं पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया सपोज, तो क्या होगा? डिमांड का लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, राइट पे शिफ्ट होगी, डाउनवर्ड शिफ्ट होगी या अपवर्ड शिफ्ट होगी? आप बताओ मेरे को। देखो कॉमन सा लॉजिक लगाना है हमने इसमें। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, कार की डिमांड डिक्रीज होगी, और जब डिक्रीज होता है तब कहाँ पे शिफ्ट होता है? तब लेफ्ट में शिफ्ट होता है। ये हमने आपको बताया था ना, ये जो शिफ्ट में ना, मैंने इसलिए आपको बताया था क्योंकि इसमें से आंसर निकलते हैं। ये है ना नॉर्मल, जब हमारी इनकम गिर गई तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया था। बस यही लॉजिक आपने लगाना है। जब इनकम गिरेगी या प्राइस बढ़ेगा तो लेफ्ट में ही शिफ्ट होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। उस तरह से एक क्वेश्चन आ गया, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स लाइक बाजरा, कोई इन्फीरियर गुड है जैसे बाजरा है, उसका जब फॉल होगा प्राइस में तो उससे क्या होगा? हाँ, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स लाइक बाजरा फॉल इन प्राइस टेंड्स टू, जब इन्फीरियर गुड में प्राइस का फॉल होगा तो क्या होगा? उसकी डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। आपको याद रखना है, इन्फीरियर गुड्स में जब फॉल होगा प्राइस में तो उसकी वजह से उसकी डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी। ये गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अभी एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग लगा, ये डिमांड फंक्शन आपको मैंने कराया नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करनी, मैं इतने बैठा था, आपको करा देंगे ये। तो डिमांड फंक्शन प्रोडक्ट एक्स का ये दिया हुआ है, डी ऑफ एक्स इक्वल टू 30-4p, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता था, लेकिन तब भी आपको मैं फिलहाल के लिए समझा देता हूँ। जैसे ये p है ना, जो p की वैल्यू दी है ना यहाँ पे, उसको हमने पुट कर देना है, जो आंसर निकल जाएगा हो जाएगा। वेयर p इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द डिमांड ऑफ द प्राइस 4 विल बी। तो p की वैल्यू हमें क्या दी है? 4 के आगे 4 ब्रैकेट में पुट कर दो तो चल जाता है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 16 होता है, 13 - 16 करोगे तो 14 आंसर निकल जाएगा। समझ आया? इसने हिंट भी दे के रखी है, देखो डी एफ इज इक्वल टू 30 - 4p। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे ये है, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ टी। अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड क्या होगी? अब मुझे आप पहले ये कमेंट करके बताओ, टी और शुगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं? आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा शुगर का तो टी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी ना? नहीं, डिक्रीज होगी। इतना तो समझा है ना हमने, ठीक है ना। तो डिक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज बी डिमांडेड इवन इफ द प्राइसेस हैव गॉन वेरी हाई। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका क्या आंसर होगा। देखो क्वेश्चन ये है कि प्राइसेस बढ़ेंगे उनके, लेकिन उनकी डिमांड भी बढ़ती रह जाएगी। क्या लग्जरी गुड्स, क्या स्टेट सिंबल्स, क्या प्रेस्टीज, क्या ऑल ऑफ द अबव? क्या आंसर आएगा इसका? तो गाइज, अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे MCQs भी, हम पिछले MCQs भी सॉल्व करेंगे, हम 500-600 MCQ भी करेंगे, और हर चैप्टर के बाद हम जब कोर्स कंप्लीट करेंगे तब तो MCQ करेंगे। हम हर चैप्टर के बाद ही हम MCQs करेंगे, 10-10, 15-15। आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आपको हम दे देंगे उसका। आप गिवन गुड्स के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दी नहीं है, बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो आपको इसमें क्या याद रखना है, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, आपको इतना लंबी चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एक हमारे, जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। ये इनकी दी हुई है, आपको बस इतना याद रखना है। इसमें ये कहता है, इफ द प्राइस ऑफ सच गुड इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ इस सब्स्टिट्यूट रिमेनिंग कांस्टेंट, जब इन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी, इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता था जब प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगी, बट गिवन गुड्स में जब इनकी प्राइस इंक्रीज होगा इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगा। हमें ये याद रखना है, बस यही मेन बात है इसकी। तो गाइस, हमसे जुड़े रहें, आपके कंसेप्ट में हम सारे क्लियर करेंगे, और मैक्सिमम 500-600 MCQ रिस्पॉन्स के हिसाब से हम उतने करवाएंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो इतनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम आपको सारे MCQs कराने की कोशिश करेंगे, और MCQ आप खुद सॉल्व करेंगे। ये इतने MCQ में से मुझे लग रहा है काफ़ी MCQ आपने खुद भी सॉल्व किए होंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।